नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच में एक समझौता हुआ है जिसे नाम दिया गया है स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट। अब इस समझौते को लेकर भारत में बड़ी प्रतिक्रिया है। सऊदी अरब और भारत के रिश्ते पिछले दिनों में बहुत अच्छे हुए हैं। आपको याद होगा कि ऑपरेशन सिंदूर से पहले, बल्कि कहें पहलगाम की घटना से पहले, प्रधानमंत्री सऊदी अरब की यात्रा पर गए थे और उन्हें सऊदी अरब का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला था। सऊदी अरब और भारत के बीच में जिस तरह के रिश्ते पिछले 8-10 सालों में बने हैं उससे पहले कभी नहीं थे। ऐसे में पाकिस्तान के साथ ये डिफेंस एग्रीमेंट होना भारत के लिए कितनी चिंता का विषय है, भारत की सुरक्षा के लिए कितना खतरा है। क्योंकि इस एग्रीमेंट की जो खास बात है वो ये कहती है कि अगर किसी एक देश पर आक्रमण होता है तो दोनों देशों पर आक्रमण माना जाएगा। और आपको पता है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी ख़त्म नहीं हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर को भारत सरकार ने, भारत की सेना ने बंद नहीं किया। तो ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 हो सकता है। उस हालत में सऊदी अरब का क्या रुख होगा? तो पहले तो पाकिस्तान और सऊदी अरब के संबंध जान लीजिए। सऊदी अरब वो देश था 1947 में जिसने दुनिया में सबसे पहले पाकिस्तान को मान्यता दी राष्ट्र के रूप में, जब देश का विभाजन हुआ और पाकिस्तान बना। 1951 में 1951 में इन दोनों देशों के बीच में एक ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप हुई, दोस्ती की। दोनों इस्लामी देश हैं, इसलिए किसी को कोई आश्चर्य नहीं हुआ, बहुत स्वाभाविक बात लगी। 1960s में पाकिस्तान की सेना सऊदी अरब पहुंची और वहां पर सऊदी अरब के सैनिकों को प्रशिक्षण देना शुरू किया। वहां कुछ सैनिकों की पाकिस्तान की तैनाती भी हुई। सऊदी अरब के जो सैनिक हैं उनको प्रशिक्षण पाकिस्तान की सेना के जवान और अफसर देते हैं। ये बात किसी से छिपी हुई नहीं है, सबको पता है। सऊदी अरब के पास जो हथियार हैं वो अमेरिका के दिए हुए हैं। अमेरिका को वो तेल देता है, तेल बेचता है। और उसके अलावा जो असली मुद्दा है, क्यों, सवाल ये है कि ये टाइमिंग क्यों और सऊदी अरब ने पाकिस्तान से समझौता क्यों किया। ये इस तरह का समझौता, इस तरह का एग्रीमेंट, इस तरह की ट्रीटी आखिर उसकी ज़रूरत क्या पड़ी? क्या ये भारत के खिलाफ लामबंदी है, गोलबंदी है? ऐसा अभी दिखाई नहीं देता, लेकिन इस पर बात आगे करते हैं कि भारत पर इसका क्या असर पड़ सकता है। पहली बात तो यह है कि सऊदी अरब इस समय, बल्कि कहें पूरे खाड़ी के देश, एक संकट के दौर से गुजर रहे हैं। जिस तरह से अभी सितंबर में, शायद 9 सितंबर की बात है, 9 सितंबर को इजराइल ने कतर पर हमला किया। कतर में आपको मालूम है कि हमास के सभी बड़े नेता, ज़्यादातर बड़े नेता इकट्ठा हुए थे, वहाँ बैठक हो रही थी। और कतर ऐसा देश है जो दो देशों के बीच में विवाद हो, युद्ध हो, किसी तरह का डिसएग्रीमेंट हो, उसके लिए समझौते का एक स्थान जो है, वो डेस्टिनेशन जो है वो कतर है। यहाँ पर रूस यूक्रेन युद्ध रुकवाने की भी बातचीत होती है, यहाँ पर इजराइल और हमास के युद्ध रुकवाने की भी बात होती है। हर तरह की बातचीत का ये केंद्र है। आपको याद होगा अफ़गानिस्तान वॉर के दौरान कतर की इस भूमिका की बड़ी चर्चा होती थी। ये पहली बार हुआ कि इजराइल ने कतर के अंदर घुसकर इस तरह का हमला किया। इस हमले ने पूरे खाड़ी के देशों को, अरब देशों को चिंता में डाल दिया, उन सबको असुरक्षित बना दिया। और ये इजराइल ने साफ साफ घोषणा की कि हमारा दुश्मन जहां भी होगा, आतंकवादी जहां भी होंगे, हम वहां हमला करेंगे। और खाड़ी के देशों की चिंता इस बात से और ज़्यादा बढ़ गई कि अमेरिका ने इसकी निंदा नहीं की, इसका विरोध नहीं किया। अमेरिका और इजराइल के संबंधों के बारे में सब लोग जानते हैं, किसी से कोई छिपी हुई बात नहीं है। अमेरिका पूरी तरह से इजराइल के साथ खड़ा है, हमास के खिलाफ उसका जो युद्ध है। खाड़ी के देश जो है, हमास और में जो इजराइल कर रहा है उसको लेकर जब तक बयान तो ज़रूर देते रहे हैं, लेकिन हमास के पक्ष में उस तरह से कभी खड़े नहीं हुए। जिस तरह से माना जाता था कि इस्लामी एकता के नाम पर, कैलिफेट के नाम पर सब इकट्ठा होंगे, खड़े होंगे, उस तरह की कोई गोलबंदी हुई नहीं है। और ये जो हमास ने अटैक किया था 7 अक्टूबर 2023 को,
ये माना जाता है कि इज़राइल और सऊदी अरब में संबंध सुधरने वाले थे, बेहतर होने वाले थे, उसे रोकने के लिए। उसके अलावा भारत जो एक नया कॉरिडोर, एक नया रास्ता बना रहा है व्यापार का, जो खाड़ी के देशों से होता हुआ यूरोप जाता है, उसको रोकने के लिए, उस प्रोजेक्ट को रोकने के लिए। तो 7 अक्टूबर 2023 के हमले ने बहुत कुछ बदल दिया दुनिया में। इज़राइल ने तय कर लिया कि अब हमास को हमेशा के लिए ख़त्म कर देना है। इज़राइल ने एक तरह से घोषणा कर दी है कि अब वो 2 नेशन थ्योरी का जो फॉर्मूला था उसको नहीं मानता। अमेरिका पूरी तरह से इज़राइल के साथ है। इज़राइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान पर हमला किया। ईरान से खतरा सऊदी अरब को भी होता है। ईरान और सऊदी अरब में एक अलग तरह की लड़ाई चल रही है। दोनों इस्लामी दुनिया का नेता बनना चाहते हैं। ईरान चाहता है कि वो नेतृत्व करे, सऊदी अरब चाहता है कि वो नेतृत्व करे। और दोनों में फ़र्क क्या है? सऊदी अरब सुन्नी देश है। इस्लाम में 2 फ़िरके हैं, आपको मालूम होगा, मोटे रूप से सुन्नी और शिया। ईरान शिया देश है। तो सऊदी अरब कभी नहीं चाहेगा कि शिया समुदाय के हाथ में इस्लामी दुनिया का नेतृत्व जाए। इसी तरह से शिया समुदाय कभी ये स्वीकार नहीं करेगा कि सुन्नी समुदाय के हाथ इस्लामी देशों का नेतृत्व हो। ये झगड़ा है। दूसरा, ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पे काम कर रहा है और कोई इस्लामी देश पाकिस्तान के अलावा ऐसा नहीं है जिसके पास परमाणु हथियार हो। तो अगर ईरान परमाणु संपन्न देश बन जाता है तो खाड़ी के देशों को लगता है कि ये हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। खासतौर से सऊदी अरब जो बहुत संपन्न देश है, बहुत प्रभावशाली देश है। खाड़ी देशों की राजनीति में सऊदी अरब का सबसे ज़्यादा दबदबा है, दखल है। सऊदी अरब और अमेरिका की दोस्ती है क्योंकि अमेरिका को अपने हथियार बेचने हैं। सऊदी अरब के पास अपनी कोई सेना नहीं है। तो जो फाइटर जेट खरीदे हैं सऊदी अरब ने, उनको ट्रेनिंग, बल्कि ट्रेनिंग क्या कहें, उनको चलाने के लिए अमेरिकी पायलट नियुक्त किए गए। सऊदी अरब के पास ऐसे पायलट नहीं हैं जो फाइटर जेट उड़ा सके। इस तरह के तमाम मुद्दे हैं जो एक दूसरे से सब जुड़े हुए हैं। तो इस बीच में 2 नई बातें हुई, 2 नए घटनाक्रम हुए जिसने ये सब बदल दिया। एक ये हुआ कि इज़राइल और हमास की खुली लड़ाई, फाइट टू फिनिश, शुरू हो गई और अमेरिका और इज़राइल ने मिलकर ईरान पर हमला किया। ईरान ने जवाबी कार्रवाई की। अमेरिका और इज़राइल का दावा है कि उनके जो न्यूक्लियर एसेट थे या न्यूक्लियर फैसिलिटी थी उसको काफ़ी हद तक नुकसान पहुंचा दिया। ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम था वो कई साल पीछे चला गया, हालांकि ईरान इसको स्वीकार नहीं करता। तो शक ये है पश्चिमी देशों को, अमेरिका को, इज़राइल को, कि ईरान बहुत जल्दी ही परमाणु हथियार बना सकता है। दूसरी घटना ये हुई कि अमेरिका ने न केवल खाड़ी देशों बल्कि पश्चिमी देशों, यूरोपियन कंट्रीज से भी अपनी जो सुरक्षा छतरी थी उससे अपने कदम पीछे खींच लिए। कहा कि आप लोगों की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी नहीं है। अब अमेरिका आपकी सुरक्षा की गारंटी नहीं लेता। तो यूरोपीय देशों से कहा कि आप अपना रक्षा बजट बढ़ाइए, हथियार ज़्यादा खरीदिए, सेनाएं तैयार कीजिए। यूरोपीय देशों में समस्या सबसे बड़ी ये आ रही है कि उनके पास रिक्रूटमेंट के लिए सैनिक नहीं है। उनके युवा सेना में जाने को तैयार नहीं है। केवल एकमात्र पोलैंड है जिसने कहा हम 5000 सैनिकों का रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि यूरोप की स्थिति क्या है। एक चिंता तो मतलब यूरोप को भी हुई, खाड़ी के देशों को भी, कि अब अगर अमेरिकी सुरक्षा छतरी नहीं है तो हमें अपनी सुरक्षा का इंतज़ाम खुद करना है। उसके लिए रातों रात, मतलब कोई सेना रातों रात तो खड़ी हो नहीं सकती है। और हथियार होने से सब कुछ नहीं होता। आपके पास पैसा है, हथियार तो खरीद लेंगे, चलाने वाले कहाँ हैं, वो ट्रेंड लोग कहाँ हैं, वो समस्या है। दूसरा, मुस्लिम देशों में, इस्लामी देशों में एकमात्र पाकिस्तान है जिसके पास परमाणु हथियार है। तो अब ये सवाल उठ रहा है कि पाकिस्तान जो है इस्लामी देशों को अपने परमाणु हथियारों की छतरी के नीचे लाना चाहता है।
लेकिन इसी बीच में एक और घटना हो गई, तीसरी बड़ी घटना, ऑपरेशन सिंदूर। भारत ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर वॉर के ब्लफ को हवा में उड़ा दिया। उसकी जो न्यूक्लियर फैसिलिटी थी, जहाँ कहा जाता है कि उसके परमाणु हथियार उसके या अमेरिका के रखे हुए थे, वहाँ इतना नुकसान पहुँचा दिया है कि उसकी मरम्मत, उसको फिर से पुरानी स्थिति में लाने में कई साल लग सकते हैं। और परमाणु हथियारों का या परमाणु फैसिलिटी का कितना नुकसान हुआ है, इसका कोई आकलन अभी सामने आया नहीं है, लेकिन ये माना जाता है कि बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। डोनाल्ड ट्रंप की नाराज़गी जो भारत से है, उसका एक बड़ा कारण यही माना जाता है कि वहाँ न केवल अमेरिकी फाइटर जेट नष्ट हुए, उनके जो अवॉक्स हैं वो नष्ट हुए, बल्कि अमेरिकी सैनिक भी मारे गए जो F-16 की मरम्मत के लिए या उसको उड़ाने के लिए थे, उसके अलावा उस न्यूक्लियर फैसिलिटी की रखवाली के लिए थे। आप देखिए कि अमेरिका के मालवाहक जहाज़ उतर रहे हैं नूर खान एयरबेस पर, जिसके पास कहा जाता है कि परमाणु हथियार रखे हुए हैं। वहाँ पर किसी पाकिस्तानी को जाने की इजाज़त नहीं है। पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल रैंक का सैनिक अधिकारी भी केवल एयरपोर्ट तक जा सकता है, उसके आगे सिर्फ अमेरिकी सैनिक अधिकारी जाते हैं। और कहा यह जा रहा है कि बार बार की जो है वो बाढ़ राहत सामग्री लेकर आ रहे हैं, लेकिन बाढ़ राहत सामग्री लेकर अगर कोई हवाई जहाज आएगा तो वो इस्लामाबाद में उतरेगा, या जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं उनके आसपास जहाँ एयरपोर्ट होगा वहाँ उतरेगा। ये जो मिलिट्री एयरबेस है वहाँ पर क्यों उतरेगा? इससे शक होता है कि नूर खान एयरबेस में जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए जो उपकरणों की ज़रूरत है वो अमेरिका उसकी सप्लाई कर रहा है। इन परिस्थितियों में खाड़ी के देशों को लगता है कि अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका पर पूरी तरह से निर्भर होना ठीक नहीं है, क्योंकि अमेरिका की नीति बदल रही है। दूसरा, अमेरिका इजराइल को रोकने में सक्षम नहीं है या चाहता नहीं है। दोनों में से जो भी बातें हों, खाड़ी के देशों के लिए ये खतरे की बात है, खतरे की घंटी है, ख़ास तौर से कतर की राजधानी दोहा में जिस तरह से इजराइल ने अटैक किया है। तो ये एक तरह से इजराइल ने कह दिया है नो होल्ड्स बार अटैक है। जहां आतंकवादी होगा, जहां हमारे देश का विरोधी होगा, हमारे देश को नुकसान पहुंचाने वाला होगा, वहां हमला करेंगे। अब बात आती है कि भारत को इससे क्या नुकसान हो सकता है या भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा। तो सऊदी अरब ने बड़ा स्पष्ट किया है कि ये जो समझौता हुआ है पाकिस्तान के साथ, ये किसी दूसरे देश या भारत के खिलाफ नहीं है। समझौता जो हुआ है, अभी तक जो खबरें आ रही हैं उनके मुताबिक ये जो है सांकेतिक ज़्यादा है, एक दूसरे को दिलासा देने के लिए, एक दूसरे की मदद करने के लिए। मिलकर अटैक करने की स्थिति में न तो पाकिस्तान है और न ही सऊदी अरब है। अगर भारत पाकिस्तान पर हमला करता है तो सऊदी अरब के पास ऐसी सैन्य तैयारी नहीं है कि वो भारत पर हमला करे पाकिस्तान की मदद के लिए, और सऊदी अरब किसी भी हालत में नहीं चाहेगा कि वो पाकिस्तान की मदद के लिए भारत के खिलाफ जाए। भारत से जिस तरह के आर्थिक रिश्ते हैं, भारत की जो आर्थिक ताकत है, भारत की जो सैन्य ताकत है, उसको देखते हुए सऊदी अरब को मालूम है कि भारत से दोस्ती में उसे ज़्यादा फ़ायदा है, दुश्मनी में नुकसान ही नुकसान। दुश्मनी करके वो भारत का कुछ नुकसान कर सकता है लेकिन अपना फ़ायदा नहीं कर सकता। और इसके अलावा इस समझौते में ये भी नहीं कहा गया है कि ये दोनों देश एक दूसरे के यहाँ अपने सैनिकों की तैनाती करेंगे। युद्ध की हालत में, मतलब यानी आक्रमण की हालत में, पाकिस्तान पर हो जाए आक्रमण या सऊदी अरब पर, तो दूसरे देश का क्या रिस्पॉन्स होगा ये उस समय तय होगा। मतलब पहले से कुछ तय नहीं है कि अगर हमला हुआ, जैसे नेटो देशों का है, ये है कि अगर एक नेटो सदस्य देश पर हमला हुआ तो नेटो के सारे सदस्य देश उसको अपने ऊपर हमला मानेंगे और उसका जवाब देंगे मिलकर। पाकिस्तान की बड़ी लंबे समय से इच्छा है कि वो इस्लामी देशों का एक नेटो जैसा संगठन बनाए और उसका नेतृत्व करे,
लेकिन कोई और दूसरा बड़ा इस्लामी देश इसके लिए तैयार नहीं है कि इस तरह का कोई संगठन बने तो उसका नेतृत्व पाकिस्तान करे। कुल मिला के कहा जा रहा है कि ये नेटो का जो चार्टर है, उसका जो क्लॉज 5 है, वो उसकी तरह से है कि हमले की स्थिति में, किसी संकट की स्थिति में सदस्य देश एक दूसरे का सहयोग करेंगे। तो सऊदी अरब क्या सहयोग कर सकता है पाकिस्तान का? आर्थिक मदद दे सकता है। पाकिस्तान क्या मदद कर सकता है? वो धमकी दे सकता है जिसने सऊदी अरब पर आक्रमण किया है कि वो अपने परमाणु हथियार सऊदी अरब को दे सकता है। हालांकि एग्रीमेंट में परमाणु हथियारों की कोई बात नहीं हुई है। न्यूक्लियर अम्ब्रेला प्रोवाइड करने की सऊदी अरब को कोई बात नहीं हुई है, और सऊदी अरब चाहेगा भी नहीं कि पाकिस्तान इस तरह की घोषणा करे। पाकिस्तान के लिए मुश्किल ये है कि सऊदी अरब को खुश करता है तो ईरान नाराज होता है। लेकिन भारत के लिए खतरा क्या है? इस एग्रीमेंट से ज़्यादा खतरा नहीं है, क्योंकि सऊदी अरब किसी भी हालत में भारत के खिलाफ नहीं जाएगा, भारत पर आक्रमण नहीं करेगा। लेकिन ये भविष्य में कहीं बहुत से लोगों को इस बात की आशंका है कि इसके पीछे अमेरिका की चाल भी हो सकती है, और चाल ये हो सकती है इस एग्रीमेंट को जरिया बनाया जाए पाकिस्तान को हथियार पहुंचाने का। सीधे हथियार देने की बजाय सऊदी अरब को दे, सऊदी अरब पाकिस्तान को हथियार दे, और पाकिस्तान को हथियार मिलने का मतलब है वो भारत के खिलाफ ही इस्तेमाल होगा। भारत की बढ़ती सैन्य ताकत से चीन और अमेरिका दोनों परेशान हैं, तो दोनों इसका हल खोजने में लगे हैं। चीन सीधे सीधे पाकिस्तान को अपने हथियारों से सुसज्जित कर रहा है, टेक्नोलॉजी दे रहा है, मिलिट्री हार्डवेयर दे रहा है, इंटेलिजेंस इनपुट दे रहा है, चाहे वो सैटेलाइट का हो चाहे ह्यूमन इंटेलिजेंस हो। अमेरिका दोनों के बीच में संतुलन बनाकर रखना चाहता है, उसे पाकिस्तान की भी ज़रूरत है। अगर उसे अफ़गानिस्तान या ईरान में घुसना है या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करनी है तो पाकिस्तान के एयरबेस की ज़रूरत पड़ेगी और पाकिस्तान की धरती की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन वो भारत को दुश्मन बनाकर पाकिस्तान का साथ नहीं देगा, ऐसा अभी तक लगता है। तो पाकिस्तान की जो कोशिश है उसमें इस एग्रीमेंट से उसका फ़ायदा ये होगा कि ऑपरेशन सिंदूर में उसने जो मार खाई है उससे उसके अहम को जो चोट पहुंची है उस पर थोड़ा मलहम लग जाएगा, और उसका जो लग रहा था कि पूरी तरह से आइसोलेट हो रहा है, उसका आइसोलेशन रुक गया है। जिस तरह से अमेरिका मदद कर रहा है, चीन पहले से मदद कर रहा था, अब सऊदी अरब ने ये एग्रीमेंट कर लिया है, तो पाकिस्तान के लिए इकोनॉमिकली सर्वाइव करना पहले की अपेक्षा आसान हो जाएगा। और सऊदी अरब तो पहले भी आर्थिक रूप से मदद करता रहा है पाकिस्तान की, अब इस एग्रीमेंट के बाद और ज़्यादा मदद करेगा, ये तो मानकर ही चलना चाहिए। लेकिन सऊदी अरब एक सीमा के बाद पाकिस्तान की मदद के लिए नहीं जाएगा, जिससे ये संकेत मिले या जिससे ये संदेश जाए कि वो भारत के खिलाफ पाकिस्तान को खड़ा कर रहा है। इसलिए भारत को तत्काल कोई खतरा या चिंता नहीं है, लेकिन भारत को बहुत सतर्क और सजग रहने की ज़रूरत है। विदेश मंत्रालय का जो बयान है वो यही है, बहुत सतर्कता के साथ दिया गया बयान है कि हमारी नज़र है इस पर, हम इस बात का असेसमेंट कर रहे हैं कि भारत की सुरक्षा पर इसका क्या असर पड़ेगा। तो ये अभी शुरुआत है, क्या स्वरूप लेगा इसका असली पता चलेगा जब ऑपरेशन सिंदूर का पार्ट 2 होगा। तब पता चलेगा सऊदी अरब कहाँ खड़ा है, अमेरिका कहाँ खड़ा है, चीन कहाँ खड़ा है। तो इंतज़ार करना होगा ऑपरेशन सिंदूर के पार्ट 2 का। इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।